बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। बच्चों हमने लास्ट वीडियो में जाना कि मांग की लोच को ज्यामिति विधि, बिंदु विधि या पॉइंट मेथड से कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने पढ़ा था कि एक रैखिक मांग वक्र के हर बिंदु पर लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो थी उसकी बिंदु विधि या ज्यामिति विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं और मांग की लोच को कुल व्यय विधि के हिसाब से कैसे जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कुल व्यय विधि के हिसाब से मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो शुरू करें बच्चों। कुल व्यय विधि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जा सकती है। बच्चों अभी तक हमने मांग के नियम में या मांग की लोच में ये पढ़ा कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस पर किया जाने वाला खर्च भी तो बदलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको आय प्रभाव पढ़ाया था। आय प्रभाव में हमने बात की थी कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो वो क्या करता है, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। अब यदि उतना जितना उसने अपना खर्च निर्धारित कर रखा है कि मुझे इतना ही रुपए इस वस्तु पर खर्च करने ही हैं, तो उसकी कीमत कम हो जाती है तो वो अधिक मात्रा खरीद पाता है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो वो कम मात्रा खरीद पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में भी परिवर्तन हो सकता है। अब वो उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप अपने खर्च को बढ़ाता है, कम करता है या वही रखता है, और कितना बढ़ाता है, कितना कम करता है या वही रखता है, इसी पर निर्भर करती है मांग की लोच। और इसी के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि मांग की लोच कुल व्यय विधि के आधार पर कैसे होती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल व्यय कैसे ज्ञात करते हैं। कुल व्यय जिसे कि हम टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और यहाँ हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे टीई, अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी जो खरीदी जाने वाली मात्रा है जो कि है माना Q, ठीक है, तो इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो ज्ञात होता है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यदि हमें किसी वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है, केवल हमें क्या ज्ञात करनी है, कीमत, और हमारे पास कुल व्यय भी है और हमारे पास मात्रा भी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने खर्चा किया है उस वस्तु पर और जितनी हमारे पास मात्रा है उन दोनों को खर्चे में हम मात्रा का भाग लगा देंगे तो हमें कीमत ज्ञात हो जाएगी। और कीमत को यदि हम वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा से गुणा करते हैं तो हमें कुल व्यय ज्ञात हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसे पेन खरीदना है और पेन की कीमत है 5 रुपये। आ गया बच्चों समझ में। और उसने वो पेन 20 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे, 20। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने पेन पर कितना खर्चा किया, 100 रुपये। हुआ नहीं हुआ, ये तो आप बेसिक चीज़ है, ये तो आप भी जानते होंगे। आप भी कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आप पहले उसकी कीमत देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसकी मात्रा खरीदते हैं, तो वो उस पर किया जाने वाला कुल खर्चा हुआ। अब ये जो कीमत है P, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो इसके फलस्वरूप हमने पढ़ा था कि मांग मात्रा है उसमें कमी होती है और बढ़ोतरी होती है। मांग के नियम में हमने ये पढ़ा था कि कीमत यदि बढ़ती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है, कीमत यदि घटती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके फलस्वरूप कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये मांग की लोच बताती है। अब कीमत में यदि अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और उसके फलस्वरूप कुल व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो उसके आधार पर हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कुल व्यय निकालते कैसे हैं। तो कीमत को हम मांग मात्रा से गुणा करके कुल व्यय निकालते हैं। अब कुल व्यय के आधार पर हम मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, मार्शल के अनुसार जो मांग की कीमत लोच है कुल व्यय विधि के अनुसार 3 ही होती है। हमने 5 श्रेणियां पढ़ी थी, पूर्णतः लोचदार, लोचदार,
इकाई लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर कुल व्यय विधि के आधार पर मांग की कीमत लोच केवल 3 ही होती है, और वो 3 कौन कौन सी होती है? एक तो लोचदार अर्थात इकाई से अधिक, एक होती है इकाई लोचदार इकाई के बराबर, और तीसरी होती है बेलोचदार अर्थात इकाई से कम। आगे बच्चों समझ में? तो यहाँ हम 3 ही तरह की विधि देखेंगे, लोचदार, इकाई लोचदार और बेलोचदार, अर्थात कुल व्यय में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में जो परिवर्तन होता है तो उसमें जो मांग की लोच ज्ञात होती है वो केवल 3 ही हो सकती है। लोचदार मांग हो सकती है, इकाई लोचदार मांग हो सकती है, या फिर बेलोचदार मांग हो सकती है। पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग नहीं हो सकती। अब हम इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कब तो लोचदार मांग होगी, कब इकाई लोचदार होगी और कब पूर्णतया बेलोचदार मांग होगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको आगे। लोचदार मांग, सबसे पहले है लोचदार मांग कब होगी? तो बच्चों कीमत में कमी हुई, कीमत में कमी होने से कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है, या कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय में कमी हो जाती है, अर्थात विपरीत संबंध पाया जाता है, तो मांग की लोच होती है लोचदार। कुल व्यय के आधार पर समझ में आया? हमने क्या पढ़ा था लोचदार मांग में कि कीमत में जो कमी होती है उसके फलस्वरूप मांगे जाने वाली मात्रा में कीमत की तुलना में अधिक वृद्धि होती है, यही पढ़ा था ना हमने। तो उसे हम बोलते हैं लोचदार मांग, अर्थात कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, यही होता है ना लोचदार मांग। तो यहाँ पर भी यही है कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है अर्थात कीमत में जो कमी हो रही है उसके फलस्वरूप जो मांग मात्रा अर्थात कुल व्यय में अधिक परिवर्तन हो रहा है। कमी से कुल व्यय बढ़ रहा है और बढ़ने से, कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो रहा है, तो मांग कैसी होगी? लोचदार मांग। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कीमत में कमी करने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत को बढ़ाने पर कुल व्यय घटता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम कीमत, यहाँ लिख लेते हैं हम मांग मात्रा। माना किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 2 रुपये। आगे बच्चों समझ में? तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 20 वस्तु मांग रहा है वस्तु, तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय कितना हो गया? 20 दूनी 40, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अब हम मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत कम होकर हो जाती है 1। आगे बच्चों समझ में? तो इसके फलस्वरूप जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो हो जाती है 60। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कीमत में जो कमी हुई है, कीमत में तो 1 की कमी हुई है, लेकिन जो मांग मात्रा में जो वृद्धि हुई है वो 40 की हुई है, मतलब ये तो 1 गुना हुआ है, आ रहा है समझ में? और ये क्या हुआ है? 3 गुना हुआ है। कहने का तात्पर्य है कीमत में कमी के फलस्वरूप मात्रा में जो होने वाली वृद्धि है वो अधिक होती है। आगे बच्चों समझ में? यहाँ पर तो 1 गुना वृद्धि मतलब कमी हुई है, और यहाँ पर कितनी हुई है? सॉरी, यहाँ पर तो 1 की वृद्धि हुई है, अर्थात हमें कह सकते हैं 2 गुना हो गया है, और यहाँ पर हम देखें तो 3 गुना हो गया है। हो गया नहीं हो गया? तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक हो रहा है। ठीक है, अब 60, 1 को 60 से गुणा करेंगे तो 60, तो कुल व्यय यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया। कीमत में कमी के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ गया। कीमत में वृद्धि 1 से 2 होती है, तो 60 से क्या हो गई? 40, मतलब कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप कुल व्यय घट गया। तो ऐसी विधि को हम बोलते हैं लोचदार मांग। ऐसे में क्या होगा? लोचदार मांग होगी जब कीमत में कमी से कुल व्यय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में कमी, और कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। आगे बच्चों समझ में? यहाँ पर कीमत में कितना हुआ है? 2 गुना, जबकि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? 3 गुना। तो इसे हम कहते हैं लोचदार मांग, और इसे हम डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हमारा हुआ, सॉरी ये हमने मान लिया हमारा मांग वक्र है। अब इधर देख सकते हैं आप, कुल व्यय भी हम यहाँ देख लेंगे कि कीमत P है, तो हमारी जो मांग मात्रा है वो है Q। कीमत घट के हो जाती है P1, तो मांग मात्रा घट के हो जाती है Q1। ये बिंदु हम मान लेते हैं जैसे R और S है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कीमत P है तो मांग मात्रा Q है, कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर Q1 हो जाती है। तो हमें अब किस संदर्भ में देखना है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो तो क्या हो रहा है, कम, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो अधिक, वही क्या होती है, लोचदार मांग होती है। ये तो समझ में आ गया था ना आपको कि कैसा होता है मांग वक्र सपाट। लेकिन हमें यहाँ पर किस संदर्भ में देखना है, कुल व्यय में, कि कीमत में कमी के फलस्वरूप कुल व्यय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप कुल व्यय में क्या होगी, कमी होगी, तब मांग कैसी होगी, लोचदार। तो यहाँ पर जो कुल व्यय क्या होगा, ये O बिंदु है, OPRQ। समझ में आ रहा है कि जो P कीमत है उस पर जो कुल व्यय है वो कितना है, OPRQ। देख पा रहे हैं, ये जो आयत बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल, वो कुल व्यय है, क्योंकि इसको हमने P इंटू Q करके याद किया है, OP इंटू OQ याद करके। तो इसे लिख सकते हैं OPRQ। ठीक है, और जो P1 कीमत है उस पर कुल व्यय कितना होगा, OP1SQ1, OP1SQ1। इसको भी हमने OP1 को OQ1 से ज्ञात करके, ये पूरा जो आयत बन रहा है ना OP1SQ1, ये हमारी हो गई P1 कीमत पर कुल व्यय। तो P1 कीमत पर कुल व्यय कितना हो गया, OP1SQ1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो OP1SQ1 है इसका क्षेत्रफल OPRQ की बजाय क्या है, ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं OP1SQ1 ये ज़्यादा है किसकी तुलना में, OPRQ की तुलना में। अर्थात कुल व्यय कीमत में कमी के फलस्वरूप क्या होता है, बढ़ता है, और वृद्धि के फलस्वरूप कम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया लोचदार मांग कैसे होगी। अब हम दूसरी देखते हैं, वो है इकाई मांग की लोच या इकाई के बराबर। भाई इकाई के बराबर अर्थात हम ये कह सकते हैं मांग की लोच कब एक के बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था इकाई की मांग की लोच में कि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन करते हैं मांग मात्रा में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई होती है। तो कुल व्यय के संदर्भ में कैसे देखेंगे कि कीमत में हम जितनी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कीमत में यदि कमी हो रही है तो मांग मात्रा में अर्थात कुल व्यय में भी क्या होती है, उतनी ही वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है, जितनी कीमत में वृद्धि होती है उतनी ही मांग मात्रा में कमी अर्थात कुल व्यय में उतनी ही क्या होती है, कमी होती है। कहने का तात्पर्य है कि कुल व्यय इसमें हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। इकाई मांग की लोच में क्या होता है बच्चों कि कीमत में कमी हो या कीमत में वृद्धि हो, लेकिन कुल व्यय पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। हमने इकाई की मांग की लोच में क्या पढ़ा था कि कीमत में कमी होने पर जितनी प्रतिशत कमी होती है मांग मात्रा में उतने ही प्रतिशत वृद्धि होती है। कीमत में जितने प्रतिशत वृद्धि होती है मांग मात्रा में उतनी ही प्रतिशत कमी होती है। लेकिन कुल व्यय के संदर्भ में हम क्या देखेंगे कि कीमत में कमी हो चाहे वृद्धि हो, लेकिन कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मांग की लोच कैसी होती है, इकाई मांग की लोच होती है। यहाँ पर ये लिखा है कि कीमत में परिवर्तन से कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, PQTE। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था सेम वैसा ही है। माना कीमत कितनी है, 2, तो उसके फलस्वरूप कितनी इकाई मांगी जा रही है, 20 इकाई मांगी जा रही है, और कुल व्यय हो गया कितना, 40। 2 कीमत पर कितनी मांग मात्रा है, 20, तो कुल व्यय कितना हो गया, 40। अब माना कीमत घटकर कितनी हो जाती है, 1। कितनी हो जाती है, 1, तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर हो जाती है 40। तो कुल व्यय कितना रहता है, 40। 1 गुणा 40, 40, अर्थात कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया, कुल व्यय वो फिक्स है। तो इसे हम बोलते हैं इकाई मांग की लोच। तब क्या होगी, मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और इसमें जो वक्र बनता है वो क्या बनता है, आयताकार अतिपरवलय वक्र, जो कि जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके हर एक बिंदु पर मांग की लोच हमेशा समान रहती है, इकाई के बराबर रहती है, और इसके नीचे के जो आयत है उनका क्षेत्रफल समान रहता है। अब नीचे के आयत का क्षेत्रफल समान रहता है, दैट मीन्स क्या हुआ, कुल व्यय समान ही तो रहता है, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल है वो कुल व्यय को दर्शाता है। हम इसे डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। ये हमारा आयताकार अतिपरवलय वक्र है, डिमांड कर्व है, जिसके हर एक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आप अच्छे से याद कर लेना आयताकार अतिपरवलय वक्र कौन सा होता है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इसके बारे में पूछा जाता है। मैंने आपको इसका इंग्लिश नेम भी बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ देखते हैं P कीमत है, उस पर मांग मात्रा कितनी है, Q।
यदि कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है, Q1 हो जाती है। और ये हो गया R और S बिंदु। आगे बच्चों समझ में, तो P बिंदु पर कुल व्यय कितना होगा, OPRQ, OPRQ। और P1 कीमत पर कुल व्यय कितना होगा, OP1SQ1, OP1SQ1। तो हम देख रहे हैं कि OPRQ का क्षेत्रफल उतना ही है जितना OPSQ1 का क्षेत्रफल है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयताकार अतिपरवलय वक्र के नीचे जो भी आयत बनते हैं उनका क्षेत्रफल समान रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि OPRQ1 इज इक्वल देन OP1SQ1। अच्छा, अर्थात दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ पर कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे जो हम देखते हैं वो है हमारी तीसरी, 3 की बात की थी ना हमने कि मार्शल के अनुसार 3 ही प्रकार की कीमत लोच होती है कि कुल व्यय विधि के आधार पर। तीसरी जो है वो है बेलोचदार मांग, अर्थात इकाई से कम। अब हम इसमें अलग बता देंगे, लोचदार से इसका विपरीत हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कीमत में यह क्या होती है, वृद्धि होती है, तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। तो मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। आ रहा है बच्चों समझ में। हम इसको एक बाद में एसेंस के रूप में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कीमत में कमी से कुल व्यय क्या होता है, घटता है। कीमत में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ता है, अर्थात कमी घटता है, वृद्धि बढ़ता है, अर्थात सीधा और धनात्मक संबंध होता है। इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से देख सकते हैं, PQ और यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल व्यय। वही उदाहरण ले लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत यदि 2 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 20, तो कुल व्यय कितना हो गया, 40। यदि हम ये माने कि किसी वस्तु की कीमत घटकर कितनी हो जाती है, 1। आगे बच्चों समझ में, तो इसके हिसाब से जो मांग मात्रा है वो बढ़कर हो जाती है 30। क्यों, कीमत में कमी से मांग मात्रा तो बढ़े ही, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कीमत में कमी से मांग मात्रा घट जाएगी। तो कीमत में कमी से मांग मात्रा क्या हो गई, बढ़कर 20 से 30 हो गई। तो इस पर किया जाने वाला खर्चा कितना हो गया, 30। आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि पहले जो खर्चा था कीमत पे, अधिक कीमत पर, वो 40 रुपये हो रहा था, लेकिन कीमत कम होने पर खर्चा भी क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात 40 से 30 हो गया। तो यहाँ मांग की लोच होगी इकाई से कम। अब यहाँ पर हमने जैसे लोचदार मांग में देखा था वो देख सकते हैं कि कीमत में जो परिवर्तन है वो तो दोगुना हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, दुगना। लेकिन जो मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो दुगना नहीं हुआ। दुगना नहीं हुआ ना, कि यदि हम ये बोले कि इसको, तो ये हुआ 1.5 गुना। भाई 40 होता 20 से 40 तो 2 गुना होता, लेकिन 20 से 30 हुआ है, अर्थात कितना हुआ है, 1.5 गुना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कीमत में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है उसकी तुलना में मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। हमने यही पढ़ा था ना कि बेलोचदार मांग में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कम होता है। तो मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जो हमारे पास जो हमारे लिए अनिवार्य वस्तु है उसमें ऐसा ही होता है। नमक का उदाहरण दिया था, गेहूँ का उदाहरण दिया था, याद है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कीमत में यदि कमी की जाती है तो कुल व्यय में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कीमत में वृद्धि की जाती है तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। और इसको भी हम एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं हम। इसमें जो मैंने आपको बताया था अधिक प्रवण मांग वक्र होता है, अर्थात कहने का मतलब एकदम तेज ढाल वाला क्या होता है, मांग वक्र होता है। ये हो गया DD, क्योंकि बेलोचदार मांग है ना, इसीलिए OPRQ। मांग मात्रा कीमत OP है तो मांग मात्रा OQ है। इसके बाद कीमत घटकर क्या हो जाती है, P1, ये हो गया S1, ये हो गया Q1। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, OPRQ, ये एक आयत है, और OP1SQ1 एक ये आयत है। कहने का तात्पर्य है कि जो पहले वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल दूसरे वाले आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कम है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P कीमत पर जो कुल व्यय है वो कितना है, OPRQ, PRQ और P1 कीमत पर कितना है,
कुल व्यय OP1SQ1, ठीक है। तो कीमत में कमी के फलस्वरूप कुल व्यय क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात OP1SQ1 ये हो गया कम, किससे, OPRQ से। OPRQ ज़्यादा है OP1SQ1 की तुलना में। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि कीमत में कमी से कुल व्यय में कम, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ जाता है। तो ये हो जाती है बेलोचदार मांग। अब हम इसे एक सारणी की सहायता से, जैसे मैंने आपको बताया था, समझा सकते हैं कि कीमत में कितना परिवर्तन होता है, कीमत में कमी होती है, वृद्धि होती है, उसके फलस्वरूप कुल व्यय में क्या परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप मांग की लोच क्या होती है। तो कीमत में कमी हो और वृद्धि हो, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप कुल खर्च क्या हो जाता है, उल्टा, कमी में से वृद्धि, वृद्धि से कमी, विपरीत संबंध होता है। कीमत में कमी से कुल व्यय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में कमी। तो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। आगे बच्चों समझ में, इकाई से अधिक अर्थात हम बोल सकते हैं लोचदार। अब कीमत में या कमी हो या वृद्धि हो, लेकिन मांग की जो कुल व्यय है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है। कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं इकाई, जिसमें आयताकार अतिपरवलय वक्र पाया जाता है। और यदि कीमत में कमी हो तो कुल व्यय में क्या हो जाती है, कमी, कीमत में वृद्धि हो तो कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है, अर्थात सीधा संबंध पाया जाता है। कीमत में कमी से कुल व्यय में कमी, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय में वृद्धि। तो मांग की लोच होगी इकाई से कम अर्थात बेलोचदार। इकाई से कम अर्थात हम कह सकते हैं बेलोचदार। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कुल व्यय विधि के हिसाब से मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है और कीमत में कमी और वृद्धि का कुल व्यय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके हिसाब से मांग की लोच अलग अलग होती है। आगे बच्चों समझ में, ये था हमारा कुल व्यय विधि के हिसाब से मांग की लोच ज्ञात करना। अब हम एक सवाल और सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आए। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इस विधि की सीमा क्या है। ये विधि के हिसाब से हमें ये तो पता चल जाता है कि मांग की लोच लोचदार है, बेलोचदार है, अर्थात इकाई के बराबर है, किंतु हमें ये नहीं पता चलता कि मांग की लोच कितनी है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इस विधि की सबसे बड़ी सीमा ये है कि इसमें पता लगा सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है, इकाई है या इकाई से कम है, लेकिन लोच का सही मापन संभव नहीं है। यहाँ पर हम 3 तरह की चीज़ें पता लगा सकते हैं। मांग की लोच अधिक है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, बराबर है, लेकिन मांग की लोच कितनी है, जैसा कि हमने बाकी वीडियो में पढ़ा था, वो हम यहाँ पर पता लगा नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न देख रहे थे, इसका क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब वस्तु की कीमत 11 रुपये प्रति इकाई है, तब उपभोक्ता उसकी 8 इकाई खरीदता है। इसको लिखते भी चले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं P, यहाँ पर लिखते हैं Q, कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है 11, तो उपभोक्ता कितनी इकाई खरीदता है, उसकी 8, ठीक है बच्चों। जब कीमत घटकर कितनी हो जाती है 8, कीमत घटकर कितनी हो गई 8, तो उपभोक्ता उसकी तो रुपए प्रति इकाई हो जाती है, तब उसकी 11 इकाई खरीदता है। तब उसकी कितनी इकाई खरीदता है, 11 इकाई। तो कुल खर्च विधि से, हमें यहाँ कुल खर्च विधि से देखना है, तो पहले हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, कुल खर्च निकालेंगे। 11 अठे कितना हो गया 88, 11 अठे कितना हो गया 88। कहने का तात्पर्य है कि कुल खर्च कैसा रहता है, बराबर रहता है। कीमत में कम होने से भी कुल खर्च क्या होता है, बराबर रहता है। तो मांग की लोच क्या रहेगी, इकाई के बराबर। ये पढ़ा था ना हमने, कीमत में कमी हो या वृद्धि हो लेकिन कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आगे बच्चों समझ में, तो ये था कुल व्यय या कुल खर्च विधि के हिसाब से हम मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और इसी के साथ आपका लेसन यहाँ पर होता है एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पूरा लेसन पढ़ा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, हमने इसमें बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। हमने इसमें उपयोगिता के बारे में भी पढ़ा है, उपभोक्ता के बारे में भी पढ़ा है, गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक उपयोगिता, तटस्थता वक्र, बजट रेखा, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मांग वक्र, मांग का नियम, मांग की लोच, मांग वक्र में विवर्तन, सब चीज़ें हमने पढ़ी है। तो उसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये जो कुल व्यय विधि के हिसाब से जो आपको मांग की लोच ज्ञात करना सिखाया है, वो सारणी जो समझाई है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, इसको अच्छे से याद करना है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं और समझदारी से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।